जिनज़ाद किस्त नंबर 12। तुम लोगों के तो मजहबी अकायद हैं मगर आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन बातें हैं। मैंने निंदा से कहा, तो तुम लोगों के यहाँ सिर्फ लिंग की पूजा होती है, यूनि की नहीं। मैंने अजरा मजाक किया। हाँ बिल्कुल, लिंग पूजा के साथ साथ पार्वती की यूनि की पूजा भी की जाती है। यूनि का सबसे बड़ा मंदिर असम में गुवाहाटी के मकाम पर है, जहाँ पार्वती की यूनि बनी हुई है। रवायत के मुताबिक जब पार्वती अपने बाप के घर जल कर मर गई थी, तो शिव इसकी जली हुई लाश लिए फिर रहा था, जिससे तीनों लोगों का निज़ाम बरहम हो गया था। इस पर विष्णु ने अपने चक्कर मारकर इस लाश के 52 टुकड़े कर दिए थे। जो टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ एक मंदिर बना दिया गया। यहाँ पार्वती की यूनि गिरी थी और यहाँ यूनि का मंदिर बना दिया गया। मैं हैरत ज़दा नज़रों से निंदा को देखता रह गया। इंतहा हो गई थी। मैंने मजाक में इससे सवाल किया था, मगर वो सचमुच हकीकत बता रहा था। कई लोगों में इसकी भी पूजा की जाती है। मेरा दिमाग उलझ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहकर इसके मजहबी अकायद को ठेस पहुंचाता, मैंने मौजू तब्दील कर दिया। अच्छा, मुझे जिस सांप ने काटा था क्या वो जहरीला नहीं था? मैंने सवाल किया। जहरीला था, मगर इसके जहर से मौत वाक़या नहीं होती। जिस्म सुन्न हो जाता है और बेहोशी तारी हो जाती है। इस नस्ल का नर सांप जब मादा से मिलाप ना कर सके या उसे मादा मैसर ना हो, तो वो गज़बनाक हो जाता है और उसे अपने सामने आने वाली हर शय को डंग मारता है। अजीब बेतुका किस्म का सांप है भाई। मादा तुझे घास नहीं डाल रही तो तू दूसरों का इसमें क्या कसूर है? अच्छा निंदा, मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में, अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर? यहाँ आने और अकेले रहने का क्या मकसद है? मैं टाइम एंड स्पेस को मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, निंदा ने अजीबोगरीब जवाब दिया। टाइम एक स्पेस एक चादर की तरह है जिसमें मादे की वजह से गम आ जाता है। हम वक्त में हमेशा आगे की तरफ सफ़र करते हैं। अगर इस चादर को हम फोल्ड कर दें तो इसके दो किनारे करीब आ जाएंगे। अगर हम इस पर गिरा लगा सकें तो हम वक्त को बदल सकते हैं। मैं साइंसदान नहीं हूँ, ना मुझे तुम्हारी बात समझ आई है, मगर मैं इतना जानता हूँ, हम माजी या मुस्तकबिल में नहीं जा सकते। हम अपने माजी को बदल नहीं सकते, ना ही मुस्तकबिल में जाकर गुजरे वक्त को देख सकते हैं। माजी को तो बदलना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारे दादा या बाप को माजी में जाकर मार दिया जाए तो तुम पैदा ही नहीं होंगे। नहीं निंदा, वक्त को माजी में जाकर नहीं बदला जा सकता, इससे छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। सिर्फ मुस्तकबिल के हवाले हम अपने अलूम की मदद से किसी हद तक जान सकते हैं, बस। मैंने निंदा को जवाब दिया। हम माजी को बदलने की ही बात कर रहे। किसी एक चीज़ को बदलने का मतलब इससे मुंसलिक हज़ारों वाक़यात की तरतीब बदल जाएगी, और ये मुमकिन है। निंदा ने अपनी बात पर जोर दिया। कैसे? मैंने सवाल किया। शिवाजी के लिंग की मदद से। क्या बकवास है? मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारे मजहबी अकायद की हद तक तो मैंने सुन लिया, अब तुम मुझे लिंग की मदद से माजी में जाने की कहानी सुनाकर बेजार मत करो। निंदा ने मजरूह नज़रों से मुझे देखा। अच्छा रहने दो, मुझे तुम अपना बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? निंदा ने मौजू बदल दिया। मेरा नाम टोमागा है और मैं नाग कबीले की तलाश में हूँ। तुम ठीक जगह पहुँचे हो टोमागा। नाग कबीला यहाँ से करीब ही आबाद है, मगर वो अपनी हदूद में किसी अजनबी को नहीं आने देते। तुम्हें वहाँ क्या काम है? किस मकसद के लिए तुम वहाँ जाना चाहते हो? निंदा ने सवाल किया। मैं निंदा को अपना मकसद नहीं बता सकता था, ना ही मैं उसे जानता था। निंदा, मुझे किसी खास चीज़ की तलाश है। और हाँ हाँ, नागमणि खास चीज़ वो ही है इस कबीले में। निंदा ने मेरी बात काट कर कह कहा लगाते हुए कहा। मुझे निंदा की बात सुनकर झटका लगा। तुम नागमणि के बारे में कैसे जानते हो? मैंने सवाल किया। मैं शायद वाहद शख्स हूँ जो इस कबीले में जाकर जिंदा वापस आया हूँ। बहुत अरसा कबल मैं भटकते हुए इस कबीले की हदूद में दाखिल हो गया था। उन्होंने मुझे कैद कर लिया और कैद खाने में मौजूद एक कैदी ने मुझे नागमणि की कहानी बताई। इस कबीले की मलका एक नागन है जो अपना रूप बदलने पर कादर है। जब मेरा इस नागन से सामना हुआ तो मैंने उसे हिंदुस्तान और लिंग का पुजारी होने का हवाला दिया था। लिंग का पुजारी होने की हैसियत से मुझ में इस हवाले से कुछ खास शक्ति है। इसने कुछ अरसा मुझसे अपनी हवस पूरी की। जब इसका दिल भर गया तो मुझे वहाँ से इस शर्त पर निकाल दिया कि मैं पलट कर कभी वापस नहीं आऊँगा। वो नागन बहुत शक्तिशाली है टोमागा। तुम क्या कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता? हो सकता है, तुम ठीक कर कह रहे हो, मगर मैं तब भी इस कबीले में ज़रूर जाऊंगा। और हाँ, नागमणि हासिल करना ही मेरा मकसद है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? मैंने निंदा की बात सुनकर कहा। इस नागन की एक ही कमज़ोरी है कि वो हवस परस्त है। अगर वो तुम्हें कैद कर लेंगे तो इसके सामने ज़रूर पेश करेंगे। अगर तुम उसे पसंद आ गए तो चंद दिन जिंदा रह लोगे, जब तक इसका दिल तुमसे भर नहीं जाता। इसके बाद वो आदमखोर कबीला तुम्हें भून कर खा जाएगा। वाह, बड़ा जायका पसंद कबीला है। मतलब आदमखोर, वो भी भुना हुआ गोश्त? मैंने मजाक में कहा। हाँ,
आमतौर पर आदमखोर कच्चा गोश्त खाने के आदी होते हैं, मगर शायद इंसानी गोश्त भुने जाने के बाद ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई तजुर्बा नहीं, निंदा ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या तुम मेरी की मदद कर सकते हो? मैंने निंदा से पूछा। अगर तुम मेरे काम में मेरी सहायता करो तो मेरा वादा है मैं हर कीमत पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा काम व लिंक की मदद से माजी में जाने वाला। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाँ, निंदा ने कितई लहजे में कहा, और मैं हैरत से उसे देखता रह गया। क्या तुम वाकई संजीदा हो निंदा? मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ, मैंने ज़िंदगी के इतने बरस सिर्फ इसी काम में लगा दिए। मुझसे ज़्यादा संजीदा कौन हो सकता है टोमाका? मगर कैसे? तुम मेरी क्या मदद चाहते हो इस सिलसिले में? टोमाका, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मगर तुम मुझे अपने देवता का ओहद दो कि अगर तुम नागमणि हासिल कर लोगे तो मेरी मदद करोगे। निंदा ने कहा। ठीक है निंदा, अगर मैं तुम्हारी मदद से नागमणि हासिल करने में कामयाब हो गया तो मेरा वादा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है टोमाका, मैंने इस गार में बरसों शिवजी के लिंग की पूजा की है, और मैं वो जानता हूँ जो आम लोगों की नज़रों से ऊजल है। नाग कबीले के शुमाली जानब एक पहाड़ी है जिस पर नाग की शबीयत तराशी गई है। इसका सामने का हिस्सा एक गार है जो कबीले की तरफ है, मगर पिछला हिस्सा घने जंगल में है। इस तरफ पत्थर का एक दरवाज़ा है जो इस पहाड़ी के अंदरूनी तरफ खुलता है। इस दरवाजे से दाखिल होने के बाद अंदर एक सुरंग नमा रास्ता है जो सीधा नागन के कमरे तक जाता है। उसे कमरा कहना तो गलत होगा, बुनियादी तौर पर वो गार ही है जिसे तराश कर कमरा नमा शक्ल दी गई है। मैं अपने इल्म की ताकत से वो दरवाज़ा खोल सकता हूँ, इससे आगे तुम्हारी किस्मत। निंदा ने तफसील बताई। यानी मैं कबीले में दाखिल हुए बिना नागन तक पहुँच सकता हूँ? मैंने सवाल किया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अगर तुम कबीले में दाखिल होगे तो तुम्हें कैदी बना लिया जाएगा और आखिरकार नागन के रूबरू पेश किया जाएगा। वो बहुत शक्तिशाली है, तुम इसकी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इस पर सिर्फ धोखे से ही काबू पाया जा सकता है, बस। ठीक है निंदा, मैंने इसकी बात सुनकर कहा। मगर जब मैं गार में दाखिल होऊंगा तो क्या उसे इल्म नहीं हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा इल्म टोमाका, मगर तुम्हें 2 रातें इंतज़ार करना पड़ेगा। आज से तीसरी रात कबीले में जश्न होगा, और इस रात वो अपनी मखसूस शराब पीकर जश्न मनाएंगे। इस रात नागन मदहोश होगी और बाकी कबीले वालों की तरफ अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी मर्द को चुनेगी। ऐसे वक्त में इस पर काबू पाना मुमकिन होगा। ठीक है निंदा, मगर तुम ये सब बातें कैसे जानते हो और किस चीज़ का जश्न होगा वहाँ? मैंने निंदा से सवाल किया। महज़ब दुनिया के कुछ लोग सोने की तलाश में यहाँ आए थे जो इनके हाथ चढ़ गए हैं। 2 दिन इनको खूब खिलाया पिलाया जाएगा और तीसरे दिन वो इन्हें भून कर खा जाएंगे, और वो जश्न इसी खुशी में होगा। रह गई ये बात कि मुझे इस सब का कैसे इल्म है, तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। निंदा मुझे लेकर एक कोने की तरफ बढ़ गया। वहाँ एक पत्थर का प्याला नमा चीज़ मौजूद थी जो एक बड़े पत्थर पर रखा हुआ था, और इसमें सफ़ेद रंग का कोई स्याह भरा हुआ था। निंदा ने कुछ पढ़कर इस स्याल पर फूंका तो इस स्याल में लहरें सी उठने लगीं। चंद लम्हों में वो लहरें साकन हो गई और प्याले की तरह सतह पर एक मंजर उभरने लगा। यह कोई कैदखाना नमा जगह थी, शायद जहां 5 मर्द और 2 औरतें बरहना हालत में बंधे ज़मीन पर पड़े थे। इनके पास 2 हबशी नेज़े लिए खड़े थे जो शायद इनकी निगरानी पर मामूर थे। मैंने निंदा की तरफ देखा। यकीनन वो शक्तियाँ रखता था। यहाँ गार में बैठकर कबीले के हालात पर नज़र रख सकता था। उसे अपने काम के लिए मेरी ज़रूरत भी थी, इसलिए इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका मशवरा बेहतर था, बजाय इसके कि मैं कबीले में जाता और नए मिसाल में उलझ जाता। निंदा का मशवरा बेहतर था। बस इसमें एक ही कबाहत थी कि मज़ीद 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता, मगर इसमें कामयाबी का चांस बहुत ज़्यादा था, बजाय इसके कि कबीले वालों का कैदी बन जाता और इस नागन की नज़र में आ जाता। अगले 2 दिन मेरी निंदा के साथ अगार में गुजरे। आखिरकार तीसरी रात आ गई जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। निंदा के पत्थर के प्याले में हम दोनों ने कबीले का जायज़ा लिया। रात के वक्त मशलें जलाकर कबीले वाले जश्न मनाने में मसरूफ़ थे। वहीं मैंने इस नागन को भी देखा जो कबीले की सरदार थी। वो बेइंतहा हसीन थी और हैरत अंगेज़ तौर पर स्याह फाम हबशियों के दरमियान सफ़ेद फाम। यकीनन इसने अपनी जादुई ताकतों की मदद से कबीले वालों को अपने बस में किया हुआ था। तैयारी तो कोई ख़ास करनी नहीं थी। मैं और निंदा जायज़ा लेकर गार से बाहर निकल आए। आसमान पर चाँद मौजूद था, इसलिए घने जंगल में भी मुकम्मल तारीकी नहीं थी, और मैं तो अंधेरे में देखने पर कादर था, मगर निंदा के पास ये शक्ति नहीं थी। इसलिए मैंने निंदा का हाथ थामा हुआ था और हमारा रुख इस पहाड़ी की तरफ था।
तकरीबन पौने घंटे तक चलने के बाद हमें वो पहाड़ी नजर आई। निंदा मुझे लेकर इसके एक कोने की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर इसने एक जगह हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद एक हल्की सी आवाज के साथ पत्थर की एक बड़ी सिल एक तरफ खिसक गई। मैंने निंदा को अलविदा कहकर इस दहाने में दाखिल हो गया जो पत्थर के खिसकने की वजह से बना था। ये कदादम साइज की एक सुरंग थी जो दाएं बाएं मुड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैं इस सुरंग में कई मिनट चलता रहा। अचानक एक मोड़ मुड़ते ही मेरी सांसें जैसे रुक सी गई। मेरे सामने वही कमरा नुमा जगह थी जिसका निंदा ने बताया था। इस गार नुमा कमरे में एक पत्थर की तख्त नुमा मसहरी थी जिस पर घास फूस का बिस्तर था। कमरे में और कोई काबिल जिक्र चीज़ मौजूद नहीं थी। वो नागन इस जगह अपनी हवस पूरी करने आती थी। मैंने शुक्र अदा किया कि इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना यकीनन मैं नज़र में आ जाता। कमरे में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहां मैं छुप कर वक्त गुजार सकता। मैं पीछे हटकर वापस सुरंग में आ गया। मुझे यहीं इस नागन का इंतज़ार करना था जहां सुरंग का इख्तिताम हो रहा था और कमरा शुरू हो रहा था। वहां से इस पत्थर के तक 15 कदम का फासला था। मेरी नज़र में यह फासला बहुत ज़्यादा था। मुझे इस तख्त तक पहुंचकर हमला करने में चंद लम्हे लगते, मगर वो चंद लम्हे फैसला कुन होते और इसमें लाजमी मैं इस नागन की नज़र में आ जाता। मैं तीर कमान भी इस्तेमाल करता जो कि अव्वल तो मेरे पास था नहीं, और होता भी तो इससे नागन का कुछ नहीं बिगड़ता। इस कमरा नमा गार की दूसरी तरफ जो दरवाज़ा था, मैं इसमें दाखिल होने का सोचने लगा। शायद वहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ छुपा जा सकता हो और हमला करने में आसानी हो, मगर वहाँ खतरा यह था कि अगर ज़्यादा पहरेदार मौजूद हुए तो सारा प्लान चौपट हो जाता। मुझसे मुझसे गलती हुई थी। निंदा के पास मौजूद जादुई प्याले में मुझे इस कमरे और इससे मलहका जगह का जायज़ा भी लेना चाहिए था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 2 दिन के इंतज़ार के बाद ये मौका हाथ आया था और मैं इसे ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मेरे पास नादीदा होने की शक्ति होती तो ये सब बहुत आसान हो जाता। इस वक्त ताकत की गैर मौजूदगी में मुझे शदीद मुश्किल पेश आती। वो नागन इतना आसान शिकार होती तो इतने बड़े कबीले पर हुक्मरान ना होती। मैं इन्हीं सब सोचों में गुम था कि वक्त ख़त्म हो गया। मुझे वो नागिन कमरे में दाखिल होती नजर आई। गार में मलगचा अंधेरा था। इसमें नागन की आंखों से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। इसने एक बरहना सफ़ेद फाम का हाथ थामा हुआ था और वो चलती हुई इस पत्थर की मसहरी की तरफ आ रही थी। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन चेहरे और कातल खदोखाल की मालक थी। इसने जिस्म को ढांपने के लिए चमड़े का मुख्तसर लिबास ज़ेबतन किया हुआ था जिसका हुजम ना होने के बराबर था। वो लिबास बजाय सतर पोशी के और जज्बात भड़काने वाला था, मगर सबसे अच्छी बात यह थी कि इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। निंदा की इस बात पर मुझे यकीन नहीं था कि मदहोश होगी, क्योंकि वो बज़ात खुद जहरीली नागन थी। इसके जहरीले वजूद पर किसी शराब का असर होना मुमकिन नज़र नहीं आता था, मगर मैं अपनी आंखों से इसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। शायद ये कोई ख़ास शराब या मशरूब था जिसने इस नागिन को भी मदहोश कर दिया था। सफ़ेद फाम की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। वो दोनों लड़खड़ाते हुए मसहरी पर एक दूसरे के ऊपर तकरीबन ढेर हो गए। सफ़ेद फाम तो पहले ही बरहना था। मसहरी पर आते ही इस नागन ने भी बरहनी का लिबास ओढ़ लिया। इसके बाद इस गार नमा कमरे की इस पत्थर की मसहरी पर हवस का खेल शुरू हो गया। मुझे किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार था और वो मौका मुझे नहीं मिल पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इस नागिन से नज़र बचाकर मैं इसके करीब पहुंच सकता हूं। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरे लिए ये बात भी बासे हैरत थी कि एक जहरीली नागन किस तरह एक आम इंसान से तल्लुक़ कायम कर सकती है। या तो इंसानी रूप में आने के बाद इसके जहरीले रूप में तब्दीली आ जाती है, या फिर अपनी शक्तियों की मदद से वो इसका तोड़ करती है। दोनों का हवस का खेल जारी था और मैं कशमकश में मुब्तला था। वक्त मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था। मैं ये मौका ज़ाया कर देता तो न जाने दोबारा कब मुमकिन हो पाता। आखिरकार मैंने रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया। बाबा का दिया हुआ खंजर मैंने नोक की तरफ से थाम लिया और मैं ज़मीन पर बैठे हुए इस कमरे में दाखिल हो गया। खंजर को नोक की तरफ से थामने का मकसद ये था कि अगर नागन की मुझ पर नज़र पड़ जाती तो मैं दूर से खंजर इसकी तरफ फेंक कर हमला कर सकता था। अगरचे नागन की तरफ मेरी पुश्त थी और वो इस सफ़ेद फाम पर सवार थी, मगर मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसके करीब पहुंचकर इस पर हमला कर पाऊंगा। मैं धीरे धीरे मसहरी की तरफ खिसक रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। शायद 2 या 3 कदम का फासला रह गया हो। मैं अपनी जगह से धीरे से खड़ा हुआ था। अचानक नागिन को जैसे झटका सा लगा और इसने पलट कर मेरी तरफ देखा।
शायद इसके एहसासात ने उसे बता दिया था कि कमरे में कोई अजनबी भी मौजूद है। मैंने खंजर को दस्ते की तरफ से थामा और छलांग लगाकर तकरीबन उड़ता हुआ इसकी तरफ गया। इसके पलटने और मेरे इस पर छलांग लगाने के दरमियान शायद एक लम्हे का भी वक्त नहीं था। मेरा खंजर इसके भारी भरकम और क़यामत खेज सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त हो चुका था। कमरे में इसकी चीख गूंजी, मगर मैंने इंतज़ार किए बिना खंजर निकाला और इसकी शारक काट दी। सुर्ख खून के फव्वारे इस सफ़ेद फाम को भिगो रहे थे, मगर वो नशे की शिद्दत से इतना मदहोश था कि इससे आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। यह शायद चंद लम्हों की बात थी। इस नागन को जद्दोजहद करने का मौका ही नहीं दिया था मैंने। चंद लम्हों में ही इसका जिस्म अपनी हैयत तब्दील करने लगा और अब इस सफ़ेद फाम के जिस्म से एक स्याह रंग का सांप लिपटा नजर आ रहा था। मैंने इस नागन को ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ देर वो ज़मीन पर बल खाती रही। आखिरकार इसने दम तोड़ दिया। मैंने फुर्ती से इसके सर पर चीरा लगाया और गोहरे मकसूद पा लिया। स्याह रंग का चमकदार नागमनी पत्थर मेरे हाथ में था। सुरंग के दरवाजे पर अब हबशियों की आवाज़ें गूंज रही थी। शायद वो नागन की आवाज़ सुनकर इस तरफ बढ़ रहे थे। मैं भागता हुआ वापस इसी सुरंग में दाखिल हो गया जहाँ से मैं आया था। मैं अपनी पूरी जान से भाग रहा था, क्योंकि अगर हबशी सूरत हाल का अंदाज़ा कर लेते तो मेरी तिक्का बोटी बनाने में लम्हा ना लगाते। आखिरकार मैं इस दरवाजे से बाहर निकला जो निंदा ने खोला था, तो मेरी जान में जान आई। मैं दरवाजे से निकलकर अंदाजे से सीधा भागता हुआ इस तरफ बढ़ा जिस तरफ से निंदा मुझे लेकर आया था। मैं सीधे हाथ में खंजर थामा हुआ था और उल्टे हाथ में नागमणि था। वह निंदा था जो अचानक एक दरख्त के तने के पीछे से नमूदार हुआ था। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मुबारक हो टोमागा, तुमने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चलो अब जल्द अज जल्द गार की तरफ। कबीले वाले जल्द या बदीर जान जाएंगे कि किस शख्स ने बाहर से हमला किया था। इसके बाद वो इस शख्स की तलाश ज़रूर करेंगे जिसने इनकी सरदार को मौत के घाट उतारा। तुम्हें कैसे पता मैं कामयाब हुआ हूँ और मैंने नागन को मौत के घाट उतार दिया? निंदा के साथ चलते हुए मैंने सवाल किया। मैंने अपने इल्म से जान लिया था टोमागा, तुम में कुछ ख़ास है, कोई बात जो मैं जान नहीं पाया। तुम्हारे सर पर बहुत सी घटनाएं हैं। मेरे इल्म ने मुझे बताया था इस नागन के मुकाबले में तुम्हारे फतह याब होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। अगर कोई गलती ना करते तुमने यकीनन दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला कुनवार किया होगा, वरना इस नागन को मोहलत मिल जाती तो तुम जिंदा वापस ना लौट पाते। मैं अगरचा वहाँ मौजूद नहीं था, मगर मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ तुमने इस पर इस वक्त हमला किया होगा जब वो अपनी हवस पूरी करने में मशगूल होगी। हाँ निंदा, किसी हद तक तुम ठीक कह रहे हो, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं निंदा को ना ही अपने मनसूबे बताना चाह रहा था और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में। मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका था और मैं नागमणि हासिल कर चुका था। अब असूली तौर पर मुझे जल्द अज जल्द जंगल से निकल जाना चाहिए था, मगर यह बात हकीकत थी कि निंदा ही की वजह से मैं इस नागन को आसानी से शिकार कर पाया था, तो मुझे ये अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इसकी मदद करता। दूसरा, मैंने इससे वादा किया था जो मुझे हर हाल में निभाना था। तुमने नागमणि हासिल कर लिया है टोमागा, क्या इसका मकसद सिर्फ अपना रूप बदलने पर कादर होना था? निंदा ने आकर वो सवाल कर लिया जिससे मैं बचना चाह रहा था। हाँ निंदा, नागमणि हर किस्म के जादू या तोड़ को तोड़ कर सकता है, और भी बहुत से इस्तेमाल हैं इसके। इस नागमणि की ताकत से वो नागन इस कबीले पर हुक्मरान थी। अब बातें करते हुए गार तक पहुंच चुके थे और अब एक कोने में दराज हो चुके थे। तुम मुझे अब अपना काम बताओ निंदा, मैं अपने ओहदे पर कायम हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ से जाना है। मैंने निंदा की बात टालकर इससे सवाल किया, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, तू ही तो तुम मेरे मकसद को जान सकोगे। अगर तुम थक गए हो और सोना चाहते हो तो हम सुबह नहीं नंदा, मैंने इसकी बात काट दी, तुम अपनी बात मुकम्मल करो, मुझे नींद नहीं आ रही और नींद से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है। ठीक है टोमागा, शायद तुम्हारे लिए हैरानगी की बात हो, मैंने साइंस के कई शोबों में मास्टर्स की डिग्री ली है। पढ़ाई मेरा शौक़ था, ख़ासकर क्वांटम तबियात और नज़रियाती तबियात। मैं तुम्हें साइंसी बातें सुनाकर बेजार नहीं करूँगा, मुख्तसर जान लो कि मैं माजी और मुस्तकबिल में जाने को मुमकिन समझता हूँ और इसका तरीक़ा तलाश कर रहा हूँ। अगर निंदा हम वक्त पर काबू नहीं पा सकते, वक्त पीछे नहीं जा सकता और ना ही हम वक्त में आगे जा सकते हैं। मैंने उलझते हुए कहा, नहीं टोमागा, ये इतनी आसान और सादा बात नहीं है। ये सारी कायनात मादे से बनी है और मादा एटम्स पर मुश्तमिल है। हर एटम के अंदर मज़ीद बेशुमार ज़र्रात होते हैं। कायनात आज से 13.8 अरब साल पहले एक हाइड्रोजन के एटम से भी लाखों गुना छोटे से नुक्ते में कैद थी। इस वक्त एटम्स मौजूद नहीं थे, सिर्फ एटम के अंदर पाए जाने वाले बुनियादी ज़र्रात मौजूद थे जो करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से प्लाज्मा की तरह की शक्ल में थे, जिसे हम क्लार्क गलवान प्लाज्मा कहते हैं।
अचानक से वो ज़र्रा रोशनी से भी लाखों गुना तेज़ी से हर तरफ फैलना शुरू हो गया। यही कायनात की इब्तिदा थी। मगर साइंस अपनी तमाम तरक्की के बावजूद इस लम्हे और इससे पहले के बारे में कुछ नहीं जान पाई। हम ताकतवर दूरबीनों की मदद से कायनात का माज़ी देख सकते हैं, मगर हमें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। हम 13 अरब साल पहले बनने वाले सितारे देख सकते हैं, यानी कायनात बनना शुरू होने के वक्त से लाखों साल बाद जब एटम्स मिले और सितारों की तश्कील शुरू हुई, तब कायनात में रोशनी की किरण फूटी। ये हमारी हद है, हम इससे पीछे नहीं देख सकते। अब तुम्हारे तमाम साइंसी मॉडल हमें इस इब्तदाई लम्हे के बारे में कुछ नहीं बताते। हम ये जानते हैं कि बस के वक्त और खला यानी टाइम और स्पेस का कायनात बनने के लम्हे वजूद में आए। यह बेशुमार सवालात हैं जिनका साइंस के पास कोई जवाब नहीं। वो ज़र्रा जो फैलकर कायनात बना, वो किस जगह मौजूद था? कायनात बज़ाते खुद किस चीज़ में फैल रही है? इस ज़र्रे के फैलने की वजह क्या बनी? यहाँ ज़र्रा कहना भी गलत है, क्योंकि मैं बता चुका कि हमारे साइंसी मॉडल ऐन इस लम्हे और इससे पहले के बारे में कुछ नहीं जानते। अब ये खला जो चारों तरफ है, ये एक चादर की तरह है। इस चादर में कशिश शकल की वजह हम आ जाता है, और हर कायनाती जिस्म जो मादे पर मुश्तमिल है कशिश शकल रखता है। इस कायनात की सबसे अनोखी चीज़ वक्त है। हम इसकी तारीफ ये करते हैं कि दो वाक़ियात के दरमियानी वक्फे को हम वक्त कहते हैं, मगर वक्त सिर्फ ठोस चीजों का होता है। ये सिर्फ माजी से मुस्तकबिल की तरफ बहता है। खला या स्पेस कोई मादी या ठोस चीज नहीं, और इसके लिए वक्त की तारीफ मुख्तलिफ हो सकती है। और यही मेरा पॉइंट है, हम वक्त में सफर कर सकते हैं। मेरा हैरत से निंदा को देखता रह गया। और ये कैसे करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो तुम? मैंने निंदा से सवाल किया। लेकिन देखो टमागा, खला एक चादर हर तरफ फैली हुई है और वक्त इससे मुंसलिक है। इस चादर के अगर फ़ोल्ड कर दिया जाए तो इसका एक किनारा जो फ़ोल्ड हुआ होगा वो माज़ी के किसी हिस्से तक जाकर टच हो जाएगा। साइंसी तौर पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या मशीन नहीं बनी जो वक्त में सफ़र को मुमकिन बना सके, मगर शिवलिंग के ज़रिए मैं माज़ी का सफ़र कर सकता हूँ। निंदा की बात सुनकर मुझे झटका लगा। अच्छा खासा साइंसी नुक्ता नज़र से हट कर वो जहालत की बात करने लग जाता था, मगर मैंने इस बार कोई एतराज़ नहीं किया। निंदा कोई जाहल शख्स होता तो शायद मैं इसकी बात भी ना सुनता और उसे एक अकीदे या वहम का नाम देकर मुस्तरद कर देता, मगर निंदा जैसा शख्स अगर ये बात कर रहा था तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होना मुमकिन था। मेरे इल्म के मुताबिक मेरे पास मौजूद लिंक कई हजार साल से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है। ये साइज में तकरीबन 1 फुट के करीब है, और इस पर संस्कृत में एक इबारत खदी हुई है। मगर निंदा, ये संस्कृत ज़बान 1500 कबल मसीह के आसपास की है, और 1000 साल कैसे हो गए ये मैं नहीं जानता टोमाका। मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे अपने इल्म से मालूम हुआ है। इस पर लिखी इबारत के मुताबिक चांद की ढलती रातों में से किसी रात में अगर इस लिंक को चक्करदार यूनी में पेवस्त कर दिया जाए तो इससे माजी में सफर किया जा सकता है। ये चक्करदार यूनी क्या है? अब मैंने निंदा से सवाल पूछा। इस लिंक के साथ एक नक्शा था जिसमें इस गार की निशानदही की गई थी। इस गार में वो सामने जहाँ इख्तिताम हो रहा है एक खुफिया रास्ता है। निंदा ने हाथ के इशारे से दीवार की तरफ इशारा किया। इस खुफिया जगह में दाखिल हो तो एक और छोटा सा गार नमा कमरा है। इसकी मशरकी दीवार के पास एक चौकोर पत्थर जमीन पर लगा हुआ है। इस पत्थर से चंद फुट ऊपर एक गोल चक्करदार यूनी तराशी हुई है। इस यूनी में इस लिंक को पेवस्त करने से तुम्हें यह लिंक कहाँ से मिला, और इतना अर्सा तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और इसमें मेरा क्या किरदार है? मैंने उलझ कर निंदा से पूछा। ये लिंक का कलकत्ता के मंदिर के एक पुरोहित से मुझे मिला था, और इसे इस्तेमाल करने की कुछ शरायत थी। कई बरस तक लिंग और योनि की पूजा, इसके बाद ही मैं इस काबिल हुआ हूँ कि उसे इस्तेमाल कर सकूं। अब तक उसे इस्तेमाल ना करने की वजह यह थी कि मेरी पूजा का वक्त चंद हफ्ते कबल खत्म ही हुआ है। तब से अब तक मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो मेरी मदद कर सके, और ये इत्तेफाक है कि तुम इस गार के पास आन पहुंचे और सांप का शिकार हो गए। मैं तुम्हें उठाकर गार में ले आया और तुम्हारी मदद की। बाकी कहानी तुम जानते हो। मेरा सवाल अपनी जगह कायम है निंदा, कि तुम्हें इसके लिए किसी दूसरे शख्स की जरूरत किस लिए है? मैं इस तरफ आ रहा हूँ टोमाका। लिंक को यूनी में पेवस्त करने के बाद मेरा जिस्म माजी में चला जाएगा। मैं माजी में जा तो सकता हूँ, मगर वापस नहीं आ सकता। तू मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो एक मखसूस वक्त के बाद यूनी में पेवस्त इस लिंक को बाहर निकाल सके। यही वाहद रास्ता है मेरे वापस पलटने का। यानी लिंक को अगर इस यूनी से नहीं निकाला जाएगा तो तुम हमेशा के लिए माजी में खो जाओगे। हाँ टोमागा, निंदा ने मुख्तसर जवाब दिया। माजी की कुछ तहजीबें, उलूम व फ़नून में अपने अरूज पर थी। बकौल निंदा के हम जिस कायनात में मौजूद हैं और वह मुस्तकिल फैल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कायनात किस चीज में फैल रही है।
मगर क्योंकि हम इस कायनात से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए ये भी नहीं जान सकते। यह लिंग और यूनि की बात मुझे एक फजूल कहानी से ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रही थी। शायद निंदा के पास मौजूद पत्थर के लिंग और गार में मौजूद यूनि में कोई ऐसी मुताकबत हो जिससे किसी और दुनिया में जाने या माजी में जाने का रास्ता खुलता हो। अब मुझे भी तजस्सुस हो गया था कि आखिर ये सारा अमल कैसे होगा। ठीक है निंदा, तुम कब जाना चाह रहे हो ये अमल? अगर तुम राजी हो तो आज और इसी वक्त। निंदा के चेहरे पर खुशी के तासरात थे। ठीक है निंदा, चलो फिर। हम दोनों चलते हुए इस दीवार की तरफ बढ़ गए जिसमें खुफिया रास्ता मौजूद था। इस नावल को पूरा पूरा पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा।